We will shed light on APA guidelines related to therapy. We will see how psychologists can ethically conduct individual therapy, group therapy, couple or family therapy. We will also discuss whether psychologists can have sexual intimacies with their current or former therapy clients or not. Either they can have sexual intimacies with relatives of the client. Moreover, we will discuss how psychologists can terminate therapy ethically. Ethical standard of therapy is further divided into 10 substandards, including informed consent to therapy, therapy involving couples or family, group therapy, providing therapy to those served by others, sexual intimacies with current therapy client or patients, sexual intimacies with relatives or significant others of current therapy clients or patients, therapy with former sexual partners, sexual intimacies with former therapy client or patients, interruption of therapy, and terminating therapy. Let's continue from Standard 10.01 Informed Consent to Therapy. As we discussed in previous lectures, that taking informed consent from participants or client is very important when conducting a research, providing training, or assessment. Likewise, informed consent is an important element in psychological treatment. So whenever psychologists and clients enter into therapeutic relationship, it is important for the therapist or psychologist to provide all relevant explanation regarding therapeutic process. So in this regard, Standard 10.01a highlights that psychologists inform clients or patients as early as feasible in the therapeutic relationship about the nature and anticipated course of therapy. मसलन उनको बताया जाए कि सेशन कितने मिनट्स के होंगे या कितने घंटे के होंगे, क्लाइंट हर वीक आएगा या सेशन वीक में एक से ज़्यादा दिन होगा। इसके अलावा जो थेरेपी या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आया उस ट्रीटमेंट से जस्ट मैनेजमेंट होगी या सिम्टम्स कम होगी। मज़ीद उनको ये भी बताया जाए कि आया वो बायोफीडबैक सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और कोई होमवर्क असाइनमेंट्स होंगी या नहीं होंगी, और किस किस्म की डिस्कशन की जा सकती है, क्लाइंट से किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, कितने सेशंस होंगे और थेरेपी की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कितने अरसे तक चलेगी। दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट फीस, यानी उनको थेरेपी की कॉस्ट बताई जाए और ये भी वाज़ेह किया जाए कि फ़ीस किस तरह एक्सेप्ट होगी, मसलन बाय कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी। इसके अलावा आया पेमेंट मंथली की जाएगी या वीकली करनी होगी। इसके साथ साथ क्लाइंट को फ़ी में एनुअल रेस के बारे में भी बताया जाए कि किस रेशो के हिसाब से और कितनी एनुअली फ़ी बढ़ाई जाएगी। Furthermore, they should be informed that if there are any third parties involved in therapy, मसलन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बॉडीज़, इंश्योरेंस कंपनीज और लीगल गार्डियंस वगैरह जो कि थेरेपी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट को इनके बारे में भी बताए। नेक्स्ट, दे शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मसलन क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह इंश्योर किया जाएगा, किसके पास डेटा की एक्सेस हो सकती है, क्या गार्डियन या लीगल बॉडीज़ को क्लाइंट के रिकॉर्ड की एक्सेस होगी या नहीं होगी। इसके अलावा ऑनलाइन थेरेपी देते वक्त भी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। लास्टली, दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड क्लाइंट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिसीव आंसर्स रिलेटेड टू द थेरेपी। क्लाइंट के सवालात अक्सर साइकोलॉजिस्ट को थेरेपी से रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट समझने में मदद देते हैं, और अगर क्लाइंट को कोई भी कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी हो तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इसको क्लियर करे।
Section B emphasis on the importance of using innovative techniques. स्टूडेंट्स किसी भी प्रोफेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इनोवेशंस लाई जाएं और न्यू टेक्निक्स और ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप करने चाहिए। लेकिन जब नई टेक्निक्स डेवलपमेंट के प्रोसेस में होती हैं तो ऐसे में उनके रिस्क और बेनिफिट्स को डिटरमाइन करना मुश्किल होता है और अक्सर औकात क्लाइंट की ट्रीटमेंट नीड्स डिमांड करती हैं कि उनको इनोवेटिव टेक्निक दी जाएं, क्योंकि क्लाइंट को थेरेपी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। So therefore, when obtaining informed consent for treatment for which generally recognized techniques and procedures have not been established, psychologists inform their clients or patient of the developing nature of the treatment, the potential risk involved. ट्रीटमेंट की नेचर और रिस्क के बारे में उनको बताया जाए, साथ ही साथ क्लाइंट को अल्टरनेट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया जाए। And they should also ensure that client is participating on voluntary basis. नेक्स्ट सेक्शन सी उन कंडीशंस में अप्लाई होता है जब थेरेपी कोर्स रिक्वायरमेंट के लिए इंटर्नशिप में प्रैक्टिस या कोई और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए की जा रही होती है और ट्रेनिंग किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहा होता है। सो इन सच सिचुएशन व्हेन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, क्लाइंट विल बी इन्फॉर्म दैट थेरेपिस्ट इज़ अ ट्रेनी एंड इज़ बीइंग सुपरवाइज्ड बाय अ सुपरवाइज़र, और क्लाइंट को सुपरवाइज़र के बारे में भी बताया जाए। Standard 10.02 is related to therapy involving couples or families. अक्सर कपल और फैमिली थेरेपी में मल्टीपल अफराद होते हैं, तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी तमाम फ्रीकैन पर लागू होती है। कपल्स और फैमिली थेरेपी अक्सर डोमेस्टिक इशू में, डिवोर्स के मामलात में या चाइल्ड कस्टडी वगैरह में दी जाती है और कोर्ट साइकोलॉजिस्ट से किसी एक पार्टी के बिहाफ पर विटनेस के तौर पर बुलाता है। तो ऐसी सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट को कुछ एथिकल और रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, they need to clarify which of the individuals are clients or patients and the nature of relationship with each person. Secondly, they should take steps to clarify to the client or patients the nature of their roles. इसके अलावा क्लाइंट को ये भी बताया जाए कि थेरेपी के दौरान उनसे ली गई इंफॉर्मेशन किस हद तक कोर्ट के साथ शेयर की जाएगी and what will be the probable use of the services provided or the information obtained. Section B further guides that if it becomes apparent that psychologist may be called on to perform potentially conflicting roles, he or she takes reasonable steps to clarify and modify or withdraw from roles appropriately.
महज कुछ इश्यूज़ पर कपल्स या फैमिली की थेरेपी करना डिफरेंट बात है, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट को किसी ऐसे कपल्स की थेरेपी करना पड़ जाए जिनका डिवोर्स केस या कस्टडी केस कोर्ट में चल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही साइकोलॉजिस्ट पर वाजिया हो कि उसे कन्फ्लिक्टिंग रोल्स प्ले करना पड़ सकते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि उन रोल्स की नेचर को क्लियर करे और वाजिया करे कि थेरेपी में इन्वॉल्व पार्टीज़ पर उसका क्या असर हो सकता है। और अगर साइकोलॉजिस्ट पर वाजिया हो जाए कि वो इन कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वो विदड्रॉ करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले। Standard 10.03 is related to group therapy. Conducting group therapy is very critical because psychologists deal with several persons. Therefore, it is important for psychologists to describe at the outset of the therapy about their roles and responsibilities to all parties and should discuss the limits of confidentiality. इंडिविजुअल थेरेपी के बरक्स ग्रुप थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट को एक से ज़्यादा लोगों को अटेंशन देना पड़ती है, तो साइकोलॉजिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि वो सबको इक्वल अटेंशन दे। इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाए, मेंबर्स को बताया जाए कि सब अपनी टर्न पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स को मना किया जाए कि वो सेशन के बाद एक दूसरे से सोशलाइज ना करें, ना ही दूसरे मेंबर की इंफॉर्मेशन सेशन से बाहर डिस्कस करें, ओपिनियन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें और अब्यूज़िव और एग्रेसिव लैंग्वेज को अवॉइड करें। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लाइंट से इंडिविजुअल सेशन में ली गई मालूमात को ग्रुप सेशन में डिस्कस ना करें। बहुत सी सिचुएशंस में दूसरे साइकोलॉजिस्ट से हेल्प क्लाइंट को फ़ायदा देती है, ख़ास करके तब जब वो करंट थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में अनसर्टेन हो, या ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जब क्लाइंट एक साइकेट्रिस्ट से साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हों और दूसरे साइकोलॉजिस्ट से साइकोसोशल या बिहेवियरल ट्रीटमेंट ले सकते हों। तो जहां क्लाइंट को बेनिफिट मिलता है, वहीं कंकरेंट सर्विसेज क्लाइंट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। मसलन अगर क्लाइंट दूसरे साइकोलॉजिस्ट से पहले साइकोलॉजिस्ट की तरफ से दी जाने वाली सर्विसेज और इश्यूज़ को डिस्कस करने लग जाए, या क्लाइंट को दोनों साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस रिसीव हों, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से ट्रीटमेंट इश्यूज आ सकते हैं और क्लाइंट को नुकसान पहुंच सकता है। सो अंडर स्टैंडर्ड 10.04, psychologists discuss these issues with their clients or patients or an other legally authorized person on the behalf of the client or psychologist in order to minimize the risk of confusion and conflict. They also They also consult with other service providers when appropriate and proceed with caution and sensitivity to therapeutic issues. तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो रिस्क को कम करने की कोशिश करें और सिचुएशन को केयरफुली मॉनिटर करें ताकि इस किस्म के इश्यूज ना आए। Standard 10.04 is about providing therapy to those served by others. अक्सर साइकोलॉजिस्ट ऐसे क्लाइंट को थेरेपी देते हैं जो पहले से किसी और साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे थे, या हो सकता है दूसरे साइकोलॉजिस्ट या क्लाइंट किसी और साइकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो एडिशनल सर्विसेज दें। तो ऐसी सूरत हाल में ये क्लाइंट का राइट है कि उसको एडिशनल सर्विसेज दी जाएं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो जब साइकोलॉजिस्ट को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े, उनको चाहिए कि वो बहुत केयरफुली और सेंसिटिवली डील करें। Therefore, the standard 10.04 guides that in deciding whether to offer or to provide services to those already receiving mental health services elsewhere, psychologists carefully consider the treatment issues and the potential clients' or patients' welfare.
Standard 10.05 guides about sexual intimacies with current therapy, client, or patient. Sexual intimacies basically refer to any kind of act, including fondling, intercourse, kissing, touching, hugging, masturbation in front of client, or verbal invitation to client to engage in sexual relationship. So it is ethical obligation of psychologists to avoid sexual intimacies with their current therapy client or patient, क्योंकि इस किस्म के एक्ट्स ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के इमेज को और क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकते हैं, बल्कि क्लाइंट की इवैल्यूएशन में भी बाइसेस आ सकते हैं. Let's continue from Standard 10.01 Informed Consent to Therapy. As we discussed in previous lectures, that taking informed consent from participants or client is very important when conducting a research, providing training or assessment. Likewise, informed consent is an important element in psychological treatment. So whenever psychologists and clients enter into therapeutic relationship, it is important for the therapist or psychologist to provide all relevant explanation regarding therapeutic process. So in this regard, Standard 10.01a highlights that psychologists inform clients or patients as early as feasible in the therapeutic relationship about the nature and anticipated course of therapy. मसलन उनको बताया जाए कि सेशन कितने मिनट्स के होंगे या कितने घंटे के होंगे, क्लाइंट हर वीक आएगा, यह सेशन. Standard 10.07 Therapy with former sexual partners. Beside avoiding sexual intimacies with current therapy clients or their relatives, they also do not accept as therapy clients or patients person with whom they have engaged in sexual intimacies. क्योंकि वो लोग जिनके साथ साइकोलॉजिस्ट प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह चुका हो, उनको थेरेपी या ट्रीटमेंट देते वक्त प्रोफेशनल सर्विसेज की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और प्रोफेशन की ऑब्जेक्टिविटी मुतासर हो सकती है. इसके अलावा फॉर्मर सेक्सुअल पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूदा इंफॉर्मेशन की वैल्यूएशन में मुदाखलत कर सकती है. Standard 10.08 is about sexual intimacies with former therapy clients or patients. इससे पहले स्टैंडर्ड्स में हमने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट मौजूदा क्लाइंट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकता, लेकिन ये स्टैंडर्ड थेरेपी में आने वाले पुराने क्लाइंट्स के साथ भी सेक्सुअल इंटिमेसीज के हवाले से गाइडलाइंस देता है. सो सेक्शन ए गाइड्स दैट साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एंगेज इन सेक्सुअल इंटिमेसीज विद फॉर्मर क्लाइंट्स और पेशेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 years आफ्टर सेजेशन और टर्मिनेशन ऑफ द थेरेपी. क्योंकि क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस से मुतल्लिक मालूमात पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो कम से कम 2 साल तक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते. लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन बी 2 साल के बाद भी सेक्सुअल इंटिमेसीज में एंगेजमेंट को मना करता है. सो सेक्शन बी हाईलाइट्स दैट साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एंगेज इन सेक्सुअल इंटिमेसीज विद द फॉर्मर क्लाइंट्स और पेशेंट्स even after 2 years interval except in the most unusual circumstances. Psychologists who engage in such activities after 2 years following cessation or termination of therapy and of having no sexual contact with the former client or patients bear the burden of demonstrating that there has been no exploitation. तो हमने देखा कि थेरेपी ख़त्म करने के 2 साल के अरसे के बाद भी क्लाइंट के साथ साइकोलॉजिस्ट रिलेशनशिप नहीं रख सकता और ये रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेशन और हार्म की तरफ लीड कर सकता है. मसलन अगर साइकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आ जाए कि उसने 2 साल के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा, तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट को ये वाज़ह करना मुश्किल हो जाता है कि ये रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था. स्टैंडर्ड 10.09 इज़ कंसर्न विद इंटरप्शन ऑफ थेरेपी. ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट पर तब अप्लाई होता है जब वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स, ग्रुप्स या एजेंसी वगैरह के साथ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हैं. सो व्हेन एंटरिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, दे मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड फॉर ऑर्डरली and appropriate resolution of the responsibility for the client or patient care. In the event that the employment or contractual relationship ends, with paramount consideration given to the welfare of the client or patient. यानी जब वो लिमिटेड टाइम के लिए किसी दूसरी एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन में क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
तो उनको चाहिए कि वो क्लाइंट की केयर और वेलफेयर को मेंटेन करें। इसके अलावा कुछ और इंटरप्शन भी हो सकती हैं। मसलन साइकोलॉजिस्ट को किसी पर्सनल या प्रोफेशनल वजूहात के बिना पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ सकता है, या कंपनीज उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। तो ऐसी सूरत हाल में साइकोलॉजिस्ट को पहले से ही पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट की प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग करे और उनको सूरत हाल के बारे में आगाह करे और क्लाइंट की केयर और प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दे। लास्ट स्टैंडर्ड 10.10 इन्वॉल्व गाइडलाइंस अबाउट टर्मिनेटिंग थेरेपी। अगरचे साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करे और उनको कोई हार्म ना पहुंचाए, लेकिन कभी कभार थेरेपी को कंटिन्यू करना हार्मफुल हो सकता है या क्लाइंट को मज़ीद फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। सो सेक्शन ए प्रोवाइड्स 3 कंडीशन व्हेन साइकोलॉजिस्ट टर्मिनेट थेरेपी। नंबर 1 इज़ व्हेन सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट की ट्रीटमेंट नीड्स को रीवैल्यूएट करे और अगर मज़ीद सर्विसेज की ज़रूरत ना हो तो साइकोलॉजिस्ट उसे अपने ज़ाती मुफाद की खातिर सर्विसेज को एक्सटेंड ना करे। सेकेंड कंडीशन इज़ व्हेन क्लाइंट और पेशेंट इज़ नो लाइकली टू बेनिफिट। अगर थेरेपी के दौरान साइकोलॉजिस्ट को अंदाज़ा हो कि थेरेपी से क्लाइंट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा या क्लाइंट दिए जाने वाले ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या क्लाइंट को किसी ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसमें साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट थेरेपी को टर्मिनेट कर सकता है। थर्ड इज़ व्हेन द क्लाइंट और पेशेंट इज़ बीइंग हार्म्ड बाय कंटिन्यूड सर्विसेज। ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जब क्लाइंट किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ स्वयं रद्दमल का मुजाहरा करे, मसलन मेजर डिप्रेशन शो करे या एडिक्टिव बिहेवियर जाहिर करे और साइकोलॉजिस्ट की कॉन्टीन्यूस एफर्ट के बावजूद क्लाइंट को कोई फ़ायदा ना पहुँचे बल्कि नुकसान पहुँचे, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट को नुकसान से बचाने के लिए सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करे। सेक्शन ए में जहां हमने क्लाइंट के प्रोटेक्शन की बात की है, वहीं सेक्शन बी साइकोलॉजिस्ट की प्रोटेक्शन पर भी बात करता है और उनको भी नुकसान से बचाता है। सो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10.10 बी, साइकोलॉजिस्ट मे टर्मिनेट थेरेपी व्हेन थ्रेटन्ड or otherwise endangered by the client or patient or another person with whom the client or patient has a relationship। यानी अगर साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट से या क्लाइंट से मुंसलिक लोगों से किसी किस्म का खतरा हो या उनको धमकाया जा रहा हो तो साइकोलॉजिस्ट थेरेपी को टर्मिनेट कर सकता है और प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन सी highlights that except where precluded by the actions of clients or patients or third party pairs prior to termination, psychologists provide pre-termination counseling and suggest alternative services providers as appropriate। जैसे कि हमने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर थेरेपी को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सी उनको गाइड करता है कि वो टर्मिनेशन से पहले क्लाइंट की काउंसलिंग करें और क्लाइंट के लिए अल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान करें। लेकिन ये कंडीशन उस सूरत हाल में अप्लाई नहीं होगी जब साइकोलॉजिस्ट को डेंजर हो या थ्रेटन किया जा रहा हो, तब साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और बगैर किसी एडवांस नोटिफिकेशन के थेरेपी टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां साइकोलॉजिस्ट को कुछ प्लान्ड या अनप्लान्ड इंटरप्शन का सामना करना पड़े या क्लाइंट को मज़ीद थेरेपी की ज़रूरत ना हो, जैसा कि सेक्शन ए में हमने कुछ कंडीशंस पर बात की थी, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करे और अल्टरनेट ट्रीटमेंट सजेस्ट करे। Students, in these 15 lessons, we discuss about origin and history of ethics. We discuss 5 general principles and 10 ethical standards that guide psychologists and researchers at each and every step of their career. And above all the standard emphasis to protect welfare of the client, to protect their confidentiality, to avoid harm, and to give client all of their rights. Ethics Code also emphasizes on justice, equality, accuracy, and impartiality. So if psychologists and person concerned with the field of psychology follow these ethical guidelines, they can serve in the best interest of their profession and clients, supervisors, students, and participants. So I hope you enjoyed this course well. इसके साथ ही अपने इंस्ट्रक्टर आयशा फारूक को इजाज़त दीजिए। If you find any query, you may ask it using official channels. Do consult other material as well. Thank you for your time. Goodbye.